हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, और क्या कुछ डिफरेंस रहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करें, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, काफी कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर जो है वो मिलकर अपनी पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं। तो एक पार्टनर कोई भी काम करता है या बी पार्टनर कोई भी काम कर रहा है या सी कोई काम कर रहा है, तो वो अदर पार्टनर के बिहाफ पर काम करेगा। ये तीनों ही प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट भी माने जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। इट मींस कि यदि कहीं ऐसा हो गया कि फर्म जो है वो बहुत ज्यादा लॉस में चली गई, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी से भी वो डेप्ट जो है वो पे करना पड़ सकता है। ये देखा था हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। ठीक है, तो ये फेयरली एक न्यू कंसेप्ट है। ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है वो डिफाइन करता है कि एलएलपी है क्या। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, जो कि फॉर्म की जाती है, इनकॉर्पोरेटेड की जाती है अंडर दिस एक्ट। किस एक्ट के अंडर? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर। और ये क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, और सेपरेट है ये फ्रॉम इट्स पार्टनर से। ठीक है, कि एलएलपी जो है वो आपकी सेपरेट है अपने पार्टनर से। भले ही ये भी पार्टनर के द्वारा ही बनाई जाती है, लेकिन इसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दी जाती है और ये सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है और ये सेपरेट होती है। पार्टनर आते रहे जाते रहे तो इसकी एग्जिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वन बाय वन जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लेमन टर्म में हम ये जाने कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है, तो ये अमलगमेशन है आपका कंपनी का और साथ ही साथ क्या है? पार्टनरशिप का। ठीक है, ड्यू टू द बिजनेस मॉडल विच अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू रीप द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू द पार्टनर as relatively low cost compared to the traditional model। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो एलएलपी है वो सुटेबल रहता है आपके स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए। ठीक है, अब साइलेंट फीचर की हम बात करें, एलएलपी के क्या कुछ साइलेंट फीचर रहते हैं, तो इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके कुछ एक फीचर को भी डिस्कस करें। ठीक है, तो फर्स्ट बोला कि कॉर्पोरेट बॉडी है। सेक्शन 3 क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर कि एलएलपी क्या है। ठीक है, एलएलपी कम अंडर द हेड ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, कि एलएलपी जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी के प्रमुख के तहत जो है वो आती है। ये सिंपलर टर्म में हम ये बात करें कि कॉर्पोरेट एंटिटी है। इट मीन्स कि इसको बनाया जाता है लीगली तौर पर। ठीक है, ये लीगली एग्जिस्ट है। ठीक है, और सच ये जो लीगली एग्जिस्टेंस क्या है, आपका रिजल्ट है कि इसको आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, ऑफ इनकॉर्पोरेशन करवाया है विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी ऑफिस में। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, एलएलपी का, उसमें आपने कॉर्पोरेट करवाया है, इनकॉर्पोरेट करवाया है और रजिस्ट्रेशन उसकी करवाई है। ये होता है आपका कॉर्पोरेट बॉडी। फिर बोला कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, जो एलएलपी है, ठीक है, इसमें ऑल्सो मेंशन किया गया है 2008 के एक्ट में सेक्शन 3 क्लॉज 1 में। ठीक है, ऑफ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में जो है वो मेंशन किया गया है कि एलएलपी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, और सेपरेट लीगल एंटिटी को जब हम समझने की कोशिश करें तो इसका क्या मतलब होता है कि जो कंपनी है, ठीक है, वो उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है जिसके नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं और कोई पर्सन थर्ड पार्टी हम पर केस भी फाइल कर सकती है इस एलएलपी के नाम पर। ठीक है, एलएलपी के नाम पर केस फाइल कर सकती है। और जब हम समझने की कोशिश करें कि अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो द टर्म सेपरेट लीगल आइडेंटिटी
was डिस्कस किया गया था इन लैंडमार्क केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 में, ठीक है, जिसमें भी ये बोला गया था कि आप कभी भी कि कोई भी आप इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो किसी एंटिटी की, जो उसमें राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है वो मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, और सेपरेट होने चाहिए फ्रॉम दोज रनिंग द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, कि ये बोला गया है कि इस केस में ये बोला गया था कि जिसमें ये स्थापित किया गया था कि जो इकाई है, ठीक है, कोई एंटिटी है जिसके पास अपने कानूनी अधिकार भी होते हैं और उनके दायित्व भी होते हैं, कि कोई भी ऐसी एंटिटी है उसके अपने राइट एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक है। जो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि इसको बनाया गया है लॉ के द्वारा, साथ ही साथ इसके नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं और कोई पर्सन थर्ड पार्टी भी इस एलएलपी के नाम पर केस फाइल कर सकती है जो भी आपने रजिस्टर करवाई है। अब है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि इसको डिसॉल्व तभी किया जा सकता है बाय द लीगल प्रोसेस, अदरवाइज पार्टनर आते रहे जाते रहे, इसकी लीगल एग्जिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में क्या बोला गया है कि एलएलपी जस्ट लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह होती है और इसका परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब ये जो है वो परपेचुअली, इसका परपेचुअल सक्सेशन है, इसका मतलब है कि इसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द लीगल प्रोसेस, ठीक है। आप ऐसे ही जो है वो इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, लीगल प्रोसेस से ही आप क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी जो है वो बिलोंग करती है इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट, कि आपकी एलएलपी, ठीक है, एलएलपी से चाहे आप कोई भी पर्सन रिटायर हो जाए, इंसेनिटी हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इवन की डेथ भी हो जाए वन और मोर पार्टनर की, तो इससे एलएलपी की जो एग्जिस्टेंस है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एलएलपी की जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटी है, ठीक है, उस पर जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी जो बिलोंग करती है रिस्पेक्टिव ऑफ द रिटायरमेंट, चाहे वो पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, डेथ ऑफ पार्टनर हो जाए, तब भी एलएलपी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और कोई भी पार्टनर जो है वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो क्लेम करे एनी पार्ट ऑफ अ कंपनी इन केस आइदर कॉन्टिन्यूंस और बाइंडिंग अप, ठीक है। यहाँ पर बोला कि किसी भी भागीदार को जारी रखने या बंद करने के मामले में कंपनी के किसी भी हिस्से का दावा करने की अनुमति नहीं। अब म्यूचुअल एजेंसी है, यहाँ पर बोला कि जो एलएलपी है, ठीक है, पहले हम म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग समझते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी होता क्या है, ठीक है। एक ऐसा टाइप ऑफ एग्रीमेंट होता है जहां पर पार्टनर प्लस पार्टनर, मतलब जितने भी पार्टनर है उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट सारे के सारे जितने भी पार्टनर हैं उन पर बाइंडिंग है, ठीक है। और जो पार्टनर है, ठीक है, वो एक दूसरे के बिहाफ पर जो है वो काम करेंगे, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3 जो भी है वो एक दूसरे के बिहाफ पर काम करेंगे, ये होता है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। कोई एग्रीमेंट बना है, ठीक है, पार्टनर के बीच में, और जो भी एक्शन लिए जाते हैं एक पार्टनर के द्वारा तो वो इफेक्ट करेंगे अदर पार्टनर को भी। लेकिन इन केस हम एलएलपी की बात करें, एलएलपी की बात करें तो यहाँ कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, जैसे हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में देखा था, ठीक है। और दिस इंप्लाइज दैट ऑल पार्टनर सिंपली सर्व करते हैं एज एजेंट ऑफ एलएलपी। यहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट ना होकर ये सारे जितने भी पार्टनर हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के एजेंट जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। और जो एक्शन लिया जाता है वो वन पार्टनर के द्वारा, वो बाइंड नहीं करता किसी दूसरे पार्टनर को भी, ठीक है। फिर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई जो लीगल पर्सन है, ठीक है, वो नॉन ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जिसको कि लॉ के द्वारा कुछ एक सर्टन राइट एंड ड्यूटीज ऑब्लिगेशन जो है वो उसकी बनती है, ठीक है, उसको हम लीगल पर्सन कंसीडर करते हैं। तो एलएलपी जो क्रिएट की जाती है लीगल प्रोसेस से, तो एज्यूम किया जाता है कि ये क्या है, नॉन फिक्टिस लीगल पर्सन है, ठीक है, और विद ऑल जितने भी राइट दिए गए जाते हैं इंडिविजुअल को वो एक एलएलपी को भी दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा समझा जाता है कि आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और इसकी कोई भी, भले ही इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इमोर्टल है, फिर भी हम इसको लीगल पर्सन कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, उस एलएलपी की एज अ कंपनी की तरह, कंपनी में भी होता है ना कि कंपनी एक लीगल पर्सन कंसीडर की जाती है। जब कंपनी के नाम पर आप केस फाइल कर सकते हो, कंपनी के नाम पर जो है वो कोई तीसरा पर्सन केस कर सकता है, कंपनी पर केस करता है, कंपनी किसी और पर भी कर सकती है, तो उसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंसीडर किया जाता है। वैसे ही एलएलपी को भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंसीडर किया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, सेक्शन 26 ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में ये बोला गया कि एवरी पार्टनर, ठीक है, हर एक पार्टनर जो है वो एजेंट माना जाता है किसका, एलएलपी का, ठीक है, और शेयर अ रिलेशनशिप, और जो वो शेयर कर सकते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट के रूप में, ठीक है, कि देयर शेयर अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। और जब हम बात करें, हाउएवर, यदि हम बात करें कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का जो है वो एजेंट ना होकर क्या होता है, एलएलपी का एजेंट माना जाता है। और यदि हम बात करें लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर की, तो वो लिमिटेड होती है, ठीक है, और जो भी पार्टनर, ठीक है, जो भी पार्टनर, यदि पार्टनर जो एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वो लॉस में भी चली गई, ठीक है, तो किसी दूसरे पार्टनर की वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मतलब उसको उसकी पर्सनल एसेट से, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से जो उसको जो डेप्ट है वो पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो लाइबिलिटी किसकी बनती है, एलएलपी की बनती है। तो इन नटशेल द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, और टू द एग्री अमाउंट इन द एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। अब बात करें कॉमन सील होती है। कॉमन सील का क्या मतलब है कि आपको एक मोहर या स्टाम्प या सील जो है वो दे दी जाती है। बोले वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है एलएलपी का कि एलएलपी में कि उसकी कॉमन सील होनी चाहिए, लेकिन कॉमन सील का जब हम मतलब समझे, मीनिंग समझे, तो इसको डिफाइन किया गया है एक ऑफिशियल सील जिसके को यूज करके आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सेक्शन 14C ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में ये बोला गया है, ये पॉसिबल है क्रिएट करना कॉमन सील, यदि डिजायर है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, डिजायर है कि वो कॉमन सील बनवाना चाहते तो बनवा सकते हैं, ठीक है। और बस ये बेनिफिट रहेगा कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उस कॉमन सील के बिहाफ पे, मतलब आप उसका यूज करके जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर है कि प्रॉफिट ड्राइविंग, जो एलएलपी है जब भी बनाई जाएगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मेन एम क्या होना चाहिए कि अर्न करना है प्रॉफिट, ठीक है। और दिस इंप्लाइज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन नॉट फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन। बोला है कि जब भी आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करो तो उसको ऑर्गेनाइज या फॉर्म नहीं किया जाता चैरिटेबल पर्पस के लिए, नॉन फॉर प्रॉफिट इन नेचर के लिए, बल्कि हमेशा ही प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से जो है वो इसको फॉर्म किया जाता है। अब बात करें कंपोजिशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो इन ऑर्डर फॉर्म अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये मैंडेटरी है कि एटलीस्ट 2% तो होने ही चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप, भले ही तो मतलब भले ही हम एलएलपी एक्ट में देखें, 2008 के एक्ट में देखें या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में देखें, पार्टनर तो चाहिए। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी कम बनती है और वो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे कंपनी की तरह बनाते हैं, ठीक है, और कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ना कि एक दूसरे के, मतलब अपने पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 2% तो होने ही चाहिए, और विद नो लिमिटेशन, और लिमिटेशन वही बताई गई है मैक्सिमम नंबर की, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन कैन बी इन्वॉल्व होने चाहिए एज अ पार्टनर, कोई इंडिविजुअल हो सकता है पार्टनर बन सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी कोई इंडिविजुअल एंटर हो सकता है, कंपनी भी एज अ एलएलपी में एंटर हो सकती है, या कंपनी में भी जो है मतलब कंपनी को फॉर्म भी किया जा सकता है, एलएलपी को बाद में कंपनी भी बनाया जा सकता है, ठीक है। फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर भी होता है, और आपका फॉरेन कंपनी, इसमें बोला कि यदि आप फॉरेन कंपनी से पार्टनरशिप एलएलपी पार्टनरशिप बना रहे हो, ठीक है, या आप एलएलपी पार्टनरशिप से जो है वो फॉरेन कंपनी भी कोई बना रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट बस इतना होना चाहिए, मैंडेटरी है कि एक पार्टनर जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी लीगल एंटिटी है और ये सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स पार्टनर, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है,
पार्टनर आते रहे जाते रहे, इसकी एग्जिस्टेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन आपका डिफाइन करा गया है मेरिम वेबस्टर में, ठीक है, जिसमें ये बोला है कि द कैपेसिटी ऑफ कॉर्पोरेशन टू हैव कॉन्टिन्यूस एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की ऐसी कैपेसिटी, ठीक है, जिस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसमें कोई अथॉरिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू एंजॉय कर सकती है प्रॉपर्टी को जब तक वो चाहे, ठीक है। और ये क्या होती है, इसकी क्या है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, इट इज अ लीगली इन एग्जिस्टेंस में होती है। तो बोला है कि ओनली फैक्टर एक्सक्लूड एंड इंडिविजुअल टू फॉर्म बीइंग अ कैपेबल ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। इन केस यदि हम बात करें इंडिविजुअल हैज फाउंड, यदि कोई, ठीक है, यहाँ पर कुछ एक पर्सन बताए गए हैं, ठीक है, जो कि एक्सक्लूड किए गए हैं कि वो पर्सन जो है वो कैपेबल ही नहीं है एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए। कौन पर्सन है कैपेबल नहीं हो सकता? जो पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड हो गया है, कोर्ट कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा जो है उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो पार्टनर बनने के लिए कैपेबल नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर की बात करते हैं इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। तो सेक्शन 2G में बोला गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में कि एक पार्टनर क्या होता है, ठीक है, पार्टनर इज रिगार्ड टू बी अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पार्टनर बनता है एलएलपी में अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। और जो पार्टनर एलएलपी बनाने के लिए पार्टनर के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट बनता होना चाहिए, ठीक है। और जो पार्टनर है वो एक्ट करेगा एज ए एजेंट, किसके लिए, एलएलपी के लिए, ना कि अदर पार्टनर के लिए, एलएलपी के लिए जो है वो एजेंट की तरह काम करेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टनर की जो कि दी गई है। पहला क्या है कि दे नीड टू कैरी ऑन देयर लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन मैनर विच इज एडवांटेजेस। यहाँ पर बोला है कि उन्हें व्यवसाय के संबंध में कुछ एक लिमिटेड लायबिलिटी को इस तरह से करने की आवश्यकता है कि एडवांटेजेस टू द बोथ बिजनेस एंड पार्टनर, की क्या हो कि पार्टनर को भी जो है वो बेनिफिट हो, कि आप जो भी एक्ट करो उससे पार्टनर को भी बेनिफिट हो और उस बिजनेस को भी बेनिफिट हो जो कि आपने, जिसके लिए आपने एलएलपी को बनाया, ठीक है। ऑल पार्टनर जो है वो फेथफुल होने चाहिए ईच अदर, ठीक है, सभी पार्टनर जो है वो फेथफुल होने चाहिए, गुड फेथ में वो काम करें और विश्वास लायक होने चाहिए। और ऑल पार्टनर की ड्यूटी है कि वो ट्रू अकाउंट बताएं, फुल इंफॉर्मेशन बताएं जो भी इफेक्ट करती है फर्म को, ठीक है, और एनी पार्टनर को, ठीक है। और इन केस यदि फ्रॉड हो जाता है बिजनेस में किसी वन पार्टनर की वजह से, तो ठीक है, इन ड्यू टू द वन पार्टनर की वजह से, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि फर्म की एलएलपी की, ठीक है, कि वो इंडेमनीफाई करे, ठीक है। लेकिन उसने कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए फ्रॉड किया तब वहां पर एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पर बोले नोटिफिकेशन बाय द पार्टनर टू और टू रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी विद रिगार्ड द फॉलोइंग सिचुएशन। यदि आप नोटिफिकेशन दे सकते हो किसको, रजिस्ट्रार को, पार्टनर के द्वारा रजिस्ट्रार को नोटिफिकेशन दी जा सकती है यदि आपने स्ट्रक्चर और बिजनेस को जो है वो चेंज कर दिया, या तो जो चेंज कर दिया पार्टनर के नाम को, रेजिडेंस और एड्रेस को, ठीक है, इसको चेंज कर दिया तो आप नोटिफिकेशन दोगे किसको, रजिस्ट्रार को, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या एलएलपी, ठीक है, उसको जो है वो नोटिफिकेशन दोगे। और चेंज कर दिया रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ठीक है, तब भी आप जो है वो नोटिस दोगे। अब फाइलिंग ऑफ एनी एनुअल रिटर्न, ठीक है, यदि आपको एनुअल रिटर्न कोई फाइल करनी है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है स्पेसिफाइड किया गया है अंडर दिस प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट, ठीक है, टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द एलएलपी व्हेन नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पर बोला कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा एलएलपी में किसी भी पार्टनर से तो वो उसको प्रोड्यूस करवाएंगे और साइन होना चाहिए ई फॉर्म सभी के द्वारा। और द डॉक्यूमेंट सच ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन सॉल्वेंट शुड बी साइन होना चाहिए बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ कंपनी के द्वारा, ठीक है। आप बोला कि आप किस तरह से एलएलपी जो है वो सेटअप कर सकते हो। तो पहला कि आप ऑब्टेन करोगे, ठीक है, जितने भी पार्टनर है वो ऑब्टेन करेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है।
फिर बोला कि आप अप्लाई करोगे DIN नंबर के लिए, ठीक है, कि सभी पार्टनर के पास DIN नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होनी चाहिए। फिर थर्ड बोला कि आप जो है वो अप्रूवल दोगे द नेम ऑफ और LLP, कि आप नेम बताओगे कि आपको LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो आप ओपन कर रहे हो उसका नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। बस ये आपको जरूरी ध्यान में रखना है कि जो नाम होगा वो यूनिक इन नेचर होना चाहिए, और आप एक से ज्यादा भी प्रपोज कर सकते हो नाम को, है ना, जो भी आपको ठीक लगते हैं, बस ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP की बात करी गई है कि आप जो है वो इनकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है, LLP को, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को, और पर्टिकुलर जो भी फाइल करना है रजिस्ट्रार के सामने आप उसको फाइल करोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट उनके साथ उनसे मांगा जाता है तो। फिर बाद में आप LLP वो सारे डॉक्यूमेंट जब आपने फाइल कर दिए, उसके साथ साथ LLP का एग्रीमेंट जो आपने बनाया है वो भी जो है वो फाइल करोगे उसके साथ, ठीक है। अब देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस रहते हैं आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो हमारा जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है वो है 2008 का, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का। रजिस्ट्रेशन जो है वो LLP में मैंडेटरी है, लेकिन हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं थी, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 2 बताई गई है और मैक्सिमम जो है नॉन लिमिट बताई गई है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो मिनिमम 2 बताए गए थे और मैक्सिमम आपके 20 हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करें म्यूचुअल एजेंसी की, एक पार्टनर, ठीक है, एक यदि हम LLP की बात करें, और ये है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, 32, ठीक है। यहाँ पे बोला कि जो पार्टनर है वो बाइंड होते हैं किसके लिए, LLP के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए, और वो जो भी एक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वो LLP के बिहाफ पर करते हैं, ठीक है, ना कि किसी अदर पार्टनर के बिहाफ पर। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बोला गया, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एज वेल एज अदर पार्टनर के लिए बाय हिज ओन कंडक्ट, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर की बात बोली गई है, तो LLP में एग्रीमेंट बनता है, पार्टनरशिप में क्या बनती है, पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है, जो कि हमने लास्ट सेशन में पार्टनरशिप एक्ट डिटेल में देखा है, तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। अब कन्वर्जन की बात करें तो यदि LLP को आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेंज करना है या लिमिटेड कंपनी में करना है तो आप इजिली कर सकते हो, लेकिन आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें, ठीक है, तो यदि उसमें आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है, टू द कंपनी और LLP में, तो इसका लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा, ठीक है। अब कंप्लाइंस की बात करें तो यहाँ पर मैंडेटरी रहता है कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी MC को, ठीक है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो है वो ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप फाइल करो रिटर्न्स को, ठीक है। हाँ, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तब जो है वो आपसे टैक्स वगैरह इम्पोज किया जा सकता है, अदरवाइज में, ठीक है। लाइबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है LLP में, और इसमें यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का क्या मतलब है कि जो पार्टनर है उनको जो है वो अपनी पर्सनल एसेट से भी जो है वो लाइबिलिटी चुकानी पड़ सकती है, ठीक है। अब डिसोल्यूशन की बात करें तो बाइंडिंग अप इज आइदर वॉलंटरी भी हो सकती है, और साथ ही साथ जो है वो बाय कोर्ट भी जो है वो बाइंडिंग बाउंड अप जो बाइंडिंग अप डिसोल्यूशन जो है वो हो सकता है बाय वॉलंटरली और साइड बाय कोर्ट, ठीक है। और यदि हम बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप जो है वो डिसोल्यूशन कर सकते हो, कंटीजेंसी की सर्टेन कंटीजेंसी होगी या बाय कोर्ट के ऑर्डर से जो ही आप क्या कर सकते हो, डिसोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में और LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। अब जानने की कोशिश करते हैं क्या डिफरेंस है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का है, और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करी जाती है अंडर कंपनी एक्ट 1956 में, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो मैक्सिमम 2 बताए गए हैं, मिनिमम 2 बताए गए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई गई। आप प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहते हो उसके लिए 2 मेंबर बताए गए, मैक्सिमम के लिए 50 मेंबर होने चाहिए। लेकिन आप कंपनी पब्लिक खोलना चाहते हैं तो मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पर बताई नहीं गई, ठीक है। और मोटिव क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर LLP की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कंपनी की बात, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बात कर रहे हैं।
तो मोटिव क्या रहता है कि फुल इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक मोटिव को जो है वो क्रिएट करना, ये मोटिव होना चाहिए, ठीक है, फुल इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक मोटिव्स, ठीक है। और जो कंपनी का मोटिव जो है वो ओनली प्रॉफिट डिराइव करवाना होना चाहिए, ठीक है। और नेम किस तरह से रखा जाएगा, तो एलएलपी का नाम इन फिक्स में रखा जाएगा कि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इनकेस हम कंपनी की बात करें तो यदि कोई कंपनी पब्लिक है तो पब्लिक लिमिटेड उसके साथ लगेगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड उसके साथ लगेगा। मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात करी गई तो एलएलपी में कोई भी कंट्रीब्यूशन स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन पब्लिक कंपनी में 5 लाख तो होने ही चाहिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और 1 लाख जो है वो प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए। मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, एलएलपी में मैनेजमेंट जो है वो पार्टनर के द्वारा की जाती है। लेकिन कंपनी की बात करें तो जो बिजनेस में जो भी मैनेज किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है, और जो भी इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर और अंडर एनी कंपनीज एक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है वो मैनेजमेंट की जाती है। विस्टम ब्लोइंग का यदि हम देखें तो एलएलपी में कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। और यदि हम कंपनी की एक्ट बात करें, कंपनी लॉ की बात करें, तो प्रोटेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड टू द विस्टल ब्लोअर सेक्शन 31, ठीक है, ये दिया गया। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये डिफरेंस को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप था, ठीक है, वो 2008 का एक्ट है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लायबिलिटी में मैंडेटरी है पार्टनरशिप में, और यदि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो उसमें मैंडेटरी नहीं। और मेंबर कितने होने चाहिए, पार्टनर कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें तो मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर एलएलपी में जो पार्टनर होते हैं वो एलएलपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें, जो पार्टनरशिप में पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एग्रीमेंट एलएलपी में बनता है, पार्टनरशिप डीड आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनती है, ठीक है। और मैंडेटरी है फाइल करना एनुअल रिटर्न एलएलपी में, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो है वो मैंडेटरी नहीं। और लाइबिलिटी जो है वो आपकी लिमिटेड रहती है एलएलपी की, और अनलिमिटेड रहती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, ठीक है। यदि डिसोल्यूशन भी करना हो, ठीक है, कंपनी एलएलपी का, तो उसको बाय द कोर्ट या वॉलंटरी भी हो सकता है। लेकिन यदि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा डिसोल्यूशन हो सकता है, बाय सर्टेन कंटीजेंसी में भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, या बाय द कोर्ट ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। देन ये हमारा एक प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करनी है, साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।